Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here is Akaya, your favorite. By the way, अभी देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं. पार्ट 3 हमारा इस चैप्टर का लेक्चर होने वाला है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. ठीक है, तो हम इस टॉपिक जो हमारा है वो एड्स है. ठीक है, NCERT लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हमारे प्यारे से चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का. जो भी बच्चा मुझे अभी नया देख रहा है, प्लीज़ जाके इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में मैंने ह्यूमन के डिजीज़ेस के बारे में बताया था एंड पार्ट 2 को मैंने इम्यून सिस्टम के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो मैंने 1 बाय 1 करके क्लियर किया था. तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. एंड जो भी बच्चा नहीं देखा है पहले का लेक्चर, प्लीज़ जाके वो पुराने लेक्चर देख के आओ, तभी तो ये लेक्चर समझ में आना है, वरना तो फिर नहीं आना समझ में. सो स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाता है एड्स. कौन सा है? फर्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है एड्स. ठीक है, अब ये जो एड्स है ना, ये बहुत ही कंसर्न वाला टॉपिक है. ठीक है, बहुत सारे लोग इसको शर्म आते हैं पढ़ाने में, या बहुत शर्म आती है लाइक इसको बताने में, बट इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. जो वर्ड एड्स का मतलब है, ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई का मतलब होता है इम्यूनो, डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी एंड एस का मतलब होता है सिंड्रोम. तो इसको लर्न कर लेना. इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने इसका इसका हमने फुल फॉर्म जाना था, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो मार्च का आपको याद करना पड़ेगा. दूसरा एड्स का हमारे पास आ जाता है, इसका भी हमें फुल फॉर्म याद करना इम्पॉर्टेंट है. वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है. क्या? वर्ल्ड एड्स डे. डी बनाने में बहुत मिर्गी को दौरा पड़ रहा है गाइज. इसको 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे बनाया जाता है. ठीक है, तो जो एड्स का फुल फॉर्म है उसका मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. देखो, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक्वायर इम्यूनिटी. तो उससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो. एक्वायर्ड मतलब हमें ये मिलती है कहीं से, लाइक किसी और पर्सन से हमें मिली गई है ये बीमारी. ठीक है, इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम. ये भी पढ़ा हमने, इम्यून सिस्टम के बारे में भी पढ़ के आए हैं. ठीक है, जिसने नहीं देखा पहला लेक्चर देख के आओ. डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी. ठीक है, किसी चीज़ की कमी. सिंड्रोम का मतलब होता है, मोस्टली देखो सिंड्रोम का मतलब होता है एक से ज़्यादा डिजीज़ आ जाते हैं. एक से ज़्यादा इन्फेक्शन या डिजीज़ हमारे बॉडी में आ जाते हैं, उसको ही हम सिंड्रोम कहते हैं. ठीक है, तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ एक से ज़्यादा डिजीज़ अगर कैरी करने लगती है, मतलब बहुत सारे डिजीज़ एक साथ आने लगते हैं. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिंड्रोम. ठीक है, इतनी चीज़ में इसका कुल मिला के ये अर्थ होता है कि एक ऐसा डिजीज़ जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम कम होने लगता है, हमारा इम्यूनिटी जो रहता है वो डाउन होने लगता है. ठीक है, ये जो डिजीज़ है हमें एक्वायर्ड है, मतलब हमें किसी और से मिली है. इस डिजीज़ का फुल फॉर्म मैं स्पेशली बता दूँ सबको. इस डिज़ीज़ का फुल फॉर्म का मतलब है, हमें एक डिज़ीज़ हुई है, ठीक है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, हमें ये डिज़ीज़ किसी और से मिली है, एंड इस डिज़ीज़ के होने के बाद हमारे बॉडी में और भी ज़्यादा बहुत सारे डिज़ीज़ एंट्री ले लेते हैं. समझ में आई बात? तो एक नाम के मतलब से हमें पता चल गया कि ये डिजीज़ किस टाइप की डिजीज़ है. इसमें हमारा, अब देखो, इम्यून सिस्टम मतलब ल्यूकोसाइट मतलब WBC, हमारा WBC. तो
इस सेंस में इस बीमारी में हमारा जो WBC होता है, वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट, उसका नंबर काफ़ी कम हो जाता है। नंबर कम होने की वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पाता। इसके वजह से बहुत सारे अदर डिजीज़ भी हो जाते हैं। तो आइए इस बीमारी का जड़ जानते हैं, इस बीमारी में क्या क्या होता है वो सब जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले द मीन डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, इसका मतलब है कि हमारे इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी यानी कि कमी हो जाती है एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल दैट इज नॉट अ कॉन्जेनाइटल। हमें किसी और से मिलती है और ये लाइफ टाइम तक रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है। कॉन्जेनाइटल का मतलब होता है हमें बर्थ से ही नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर होती है, हमें किसी और से मिलती है। हो सकता हमारी मम्मा को है, मम्मा से प्लेसेंटा से हमें मिल गया। ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर मम्मा को नहीं है ये डिजीज़ तो हमें हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मा को है तो वो हमें हुआ है। तो कंजेनाइटल तो बिल्कुल भी नहीं है कि हमें अपने आप से हुआ, नहीं, ये हमारी मम्मा से हमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो ये डिज़ीज़ ऐसी नहीं है कि आपको बर्थ से मिलती है, ये बर्थ से नहीं मिलती। ये डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है जो कि किसी के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सिंड्रोम, सिंड्रोम का सिंपली मीनिंग ये होता है ग्रुप ऑफ अ सिम्टम। सिम्टम्स का मतलब होता है बहुत सारे। अब सिम्टम किसके दिखेंगे? बीमारी के। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा हमें बीमारी हुई तो एक से ज़्यादा हमें सिम्टम्स दिखे। तो सिंड्रोम का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एड्स की एंट्री होती है, एड्स के होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे वायरस, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे इन्फेक्ट करने लगते हैं। इन्फेक्ट वो भी कर पाते हैं जिनकी औकात नहीं थी हमारे बॉडी में एंटर करने की। छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स हमारे बॉडी में अफेक्ट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ल्यूकोसाइट का नंबर कम हो गया है, WBC कम हो गई है, हमारे इम्यून सिस्टम खत्म हो रहा है। ठीक है, पहली बार याद रखना, ये बहुत क्वेश्चन अराइज होता है। एड्स को पहली बार रिपोर्ट किया गया था 1981 में एंड ये लास्ट 25 ईयर से ही है। इट स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड किलिंग मोर देन 25 मिलियन। एड्स की वजह से 25 मिलियन पर्सन जो है वो मर चुके हैं। ठीक है, एड्स कॉज करता है ह्यूमन इम्यूनो, देखो एड्स किसकी वजह से होता है? HIV की वजह से होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से एड्स बीमारी हमें फैलती है। फिर क्या लिखा है? मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस, ये जो ग्रुप है इसका नाम, इसको बोलते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जिसके पास RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। अक्सर तो सबके पास DNA होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, लेकिन रेट्रो वायरस के पास RNA होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ गए? विच हैव एन इन्वेलप, जिसके पास इन्वेलप होता है, इसके अंदर ये RNA जीनोम को रखता है। मैंने बताया वही, इसके पास RNA वायरस होता, अरे सॉरी, RNA क्या है? जीन है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV, अब देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आखिर हमें HIV फैलता कैसे है। HIV फैलने का जनरली कारण ये हो सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब है किसी पर्सन को पहले से STD है, उसी के साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट कर दे रहे हो तो आपको भी STD हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में मत आओ। बाय शेयरिंग ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अब देखो एक हॉस्पिटल में गए, एक बंदा आया था जिसको STD पॉजिटिव था। अब मुझे तो STD नेगेटिव है, लेकिन हम उसी डॉक्टर के पास गए एंड क्या हुआ, इस बंदे ने अपना ब्लड क्या किया, ब्लड जो है ना हमें दिया। ठीक है, ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड हमें मिला। ठीक है, इस बंदे का ब्लड मेरे अंदर चढ़ाया गया। उनको नहीं पता था ये HIV पॉजिटिव है या STD पॉजिटिव है। अब मैं जो है ना, मैं खुद HIV पॉजिटिव हो गई, STD पॉजिटिव हो गई, क्योंकि ये ब्लड में क्या था, STD का वायरस HIV था, रेट्रो वायरस प्रेजेंट था जिसने मुझे भी इन्फेक्ट कर दिया।
ठीक है, मुझे भी इन्फेक्ट कर दिया। तो उसके साथ आप क्या करो, ब्लड का ट्रांसफ्यूशन मत करो बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल एज इन केस ऑफ एंट्रोवाइनस ड्रग अब्यूजर्स। होता क्या है, ड्रग जो अब्यूजर्स होते हैं, जो लोग ड्रग लेते हैं, ठीक है, मोस्टली इंजेक्शन लेते हैं और अपने बॉडी के किसी पार्ट पे इंजेक्ट कर देते हैं। मान लो ये बंदा है, बंदे ने अपने हाथ पे क्या किया, उस ड्रग को इंजेक्ट कराया। अब ये इंजेक्शन एक था, बंदे जो ड्रग्स लेने वाले थे वो 5 थे, ठीक है, 3 थे मान लो, एक ये बंदा खुद, 2 इसके दोस्त थे, पहला दोस्त ये था, दूसरा दोस्त ये था। इस बंदे ने पहले ड्रग्स ले लिया। अब बंदे ने बोला कि मैंने तो ड्रग्स ले लिया, अब तू भी ले ले भाई, तू भी ले ले भाई। तो अब इसने क्या किया, इस 0% वाले बंदे ने वही इंजेक्शन लगाया, लेकिन इस पहले पर्सन को इधर लेके आया और इस पहले पर्सन को क्या किया, उसी इंजेक्शन से लगा दिया। अब एक चीज़ नोटिस करना, ये जो पहला बंदा था वो HIV क्या था, एड्स नेगेटिव था, मतलब 0 वाला बंदा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके में क्या हुआ, ड्रग्स लगाया गया एक ही इंजेक्शन से। अब दूसरा बंदा आया, इसी बंदे के सेम इंजेक्शन से दूसरा बंदा आया जो कि पहला था। अब इसने जब उसी इंजेक्शन से ड्रग्स लगाया, ठीक है, तो अब इस इंजेक्शन में क्या हुआ, कुछ ब्लड के मात्रा आ गए जिसमें कि ये HIV पॉजिटिव था। HIV क्या था, पॉजिटिव था, HIV पॉजिटिव था। अब इंजेक्शन के पास तो HIV पॉजिटिव है। अब जब दूसरा बंदा आया यहाँ लगाने, तो पहले के पास तो क्या था, HIV पॉजिटिव था। अब ये बंदा भी HIV पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे मतलब ड्रग्स का यूज़ किया बंदे ने। तो वही बोला गया, कभी भी उस पर्सन के साथ इंजेक्ट या फिर नीडल शेयर मत करो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। मोस्टली ये इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स ऐसा काम करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। क्या है, चौथा कारण है हमारे पास एड्स फैलने का, कि जो मम्मी लोग हैं, मान लो ये बेबी है, ठीक है, मम्मा ये है हमारी, मम्मा पहले से ही पॉजिटिव है, एड्स पॉजिटिव है, प्लेसेंटा के थ्रू सब कुछ बच्चे के पास पहुंच रहा है, ये ब्लड के थ्रू भी क्या हो गया, पहुंच गया। थोड़ा बहुत भी अमाउंट का ब्लड का पहुंच गया बच्चे के पास, तो बिल्कुल क्या हुआ, HIV पॉजिटिव हो गया वो भी। सो पीपल जो के पास हाई रिस्क होता है कि वो इन्फेक्ट है, तो तुरंत जा कर के दिखाए। क्योंकि बंदा अगर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है एंड साथ में ड्रग्स का एडिक्टेड भी है, रेपिडली क्या है, इंडिविजुअल हु केयर्स रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूशन कर रहा है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इन सब से बंदा बचो। डू यू नो व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसमिशन? ये थैलेसीमिया के टाइम पे आप कर सकते हो। थैलेसीमिया का मतलब होता है जब ब्लड की हमें कमी हो जाती है, ब्लड हमारे पास नहीं बचता, ब्लड बनता है कोगुलेट ब्लड, इसमें क्या होता है ना, क्या होता है कि ब्लड बनता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कट लग जाता है ना, तो पूरा ब्लड उसके थ्रू बाहर आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ब्लड कोगुलेशन नहीं कर पाता, ब्लड कोगुलेशन का वो जो होता है ना क्षमता, या जो भी बोल सकते, फिब्रिनियोजीन, ये सारे एंजाइम बन नहीं पाते एंड ब्लड कोगुलेट नहीं कर पाता। इसकी वजह से ब्लड की मात्रा बहुत कम होने लगती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्लड का बार बार ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट बात है कि HIV एड अगर नहीं है, मतलब ये इंपॉर्टेंट लाइन है गाइस। आप लोग ये सोचते हो कि टच करने से भी HIV फैल जाता, तो ये गलत लाइन है गाइस। कभी भी टचिंग वचिंग से, फिजिकल टच से कभी भी स्प्रेड नहीं होता। केवल किससे होता है, बॉडी फ्लूइड अगर जा रहा है, बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड की मात्रा अगर कहीं पहुंच रही है, एड पॉजिटिव हो तो सकता है। इसीलिए फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग रहना चाहिए। HIV इन्फेक्टेड पर्सन से मतलब ऐसा होता है कि HIV पर्सन को कभी भी आइसोलेट नहीं कर देना चाहिए कि भाई तुम फैमिली सोसाइटी से अलग हो जाओ,
ठीक है, ऐसा मत करो, उनका साथ दो। ठीक है, हो सकता है थोड़े टाइम बाद दिखे, मतलब लैग पीरियड जो है ना दिखने का, इन सिम्टम्स वगैरह, टाइम लैग जो रहता है इन्फेक्शन का और दिखने का एट के सिम्टम्स का, तो ये वैरी करता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मंथ में ही दिखने लगता है, तो कभी कभी कुछ साल चले जाते हैं, मतलब 5 से 10 साल के बाद HIV का इन्फेक्शन हमें दिखाई देता है, सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अब ये वायरस फैलता कैसे है, पहले मैं डायग्राम समझा दूँ या पहले ही स्टेटमेंट? बाय द वे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्राम इजीली तरीके से तुम समझ जाओगे, फिर हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या? कैंसर। सबसे पहले ये देखो, अभी कितना टाइम हो रहा है, 14 मिनट हुए हैं। ठीक है, जल्दी से मैं चैप्टर को ख़त्म करा दूंगी। ठीक है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी, देखो मैं मैक्सिमम पार्ट 4 तक इस लेक्चर को कंप्लीट करा दूंगी। ये थर्ड पार्ट हमारा चल रहा है, 4 पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, होता क्या है, मान लो हमने बहुत बहुत सब कुछ कर लिया, हमने बहुत सेफ्टी की, प्रिवेंशन किया, लेकिन इसके बावजूद हम HIV पॉजिटिव हो गए। मैं अपना एग्जांपल लेके चलती हूँ, इसके बावजूद क्या हुआ, मैं HIV पॉजिटिव हो गई। अब HIV पॉजिटिव हो गई तो ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा कांड हो गया, बहुत गलती होगी, अब मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर निकाल देंगे, मेरे को ऐसा कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर हम अगर कोई भी हमारे सोसाइटी में होता है तो हमें बहुत हौवे तरीके से नहीं लेना चाहिए, भाई इससे दूर रहो, ये करो, नहीं, उसको सोसाइटी से अलग मत करो, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करो कि कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, तू डॉक्टर के पास जा, चेकअप करा, सब कुछ हो सकता है। हाँ, काफ़ी देर हो गई है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसको एक तसल्ली तो रहेगी ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो होता क्या है, मान लो हमें क्या, हमारे बॉडी में, किसी भी पर्सन की बॉडी में मान लो हो गया, सबसे पहले वायरस मैक्रोफेज यानी टिश्यू में एंटर करता है। टिश्यू में क्या होता है, हमने इससे पहले पढ़ा था, टिश्यू के इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के रूप में, इनेट इम्यूनिटी में पढ़ा था, टिश्यू में क्या होता है, मैक्रोफेजेस होता है, मैक्रोफेजेस होता है। सबसे पहले ये वायरस मैक्रोफेज में ही एंटर किया, मैक्रोफेज में ही ये वायरस एंटर किया। जैसे ही बंदा ने, वायरस को बंदा बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं लिख देती हूँ, वायरस इज इक्वल टू बंदा। ओके, ठीक है, जैसे ही बंदा मैक्रोफेज में एंटर करता है, वहाँ पे क्या होता है, RNA जीनोम ऑफ अ वायरस रेप्लिकेटेड टू फॉर्म वायरल DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब देखो, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ चैप्टर था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तुमने ये पढ़ा होगा। गाइस यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो पूरे चैप्टर में थोड़ी भी स्पेस ही नहीं है गाइस, कोई बात नहीं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में तुमने पढ़ा था कि, क्या पढ़ा था, जो DNA होता है, DNA से RNA बनता है। पहले तो तुम वो तो जानते होगे ना, क्रीक का एक्सपेरिमेंट था, सेंट्रल डॉगमा, सेंट्रल डॉगमा ऑफ कोर्स जानते होगे, सेंट्रल डॉगमा नेम ले लिया, बिल्कुल ईजी है तुम्हारे लिए। सेंट्रल डॉगमा में होता क्या है वो देखो, फ्रेडरिक क्रिक ने किया था। होता क्या है, इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले DNA, DNA से RNA बनता है, ठीक है, DNA से RNA बनता है, RNA से हमारे पास प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है, RNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, एंड DNA से DNA ही वापस से बन जाता है, DNA से DNA वापस से बन जाता है, ये होता है सेंट्रल डॉगमा। लेकिन इस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि RNA से DNA बन जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं, देखो, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये जो प्रोसेस है इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। देखो मैं सभी पढ़ा दे रही हूँ,
एक तरीके से ट्रांसलेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमें किस पे स्पेशली ध्यान देना है, हमें इस प्रोसेस पे ध्यान देना है, ये वाला प्रोसेस। देखो, आरएनए से डीएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन। लेकिन कुछ वायरस या कुछ बैक्टीरियोफेजेस या टीएमवी वायरस में ऐसा होता है कि आरएनए से क्या होता है, डीएनए बन जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ये जो एंजाइम इसमें रोल करता है वो होता है बाय द वे, ये जो एंजाइम है इसका नाम मैंने लिखा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आई बात? इतनी बात समझ ली तो बहुत इजी है तुम्हारे लिए पढ़ना एड्स, काफ़ी इजी है एड्स पढ़ना तुम्हारे लिए, बिल्कुल इजी है एवरीवन। देखो हुआ क्या, होता क्या है, इजीली तरीके से समझो। होता क्या है, हमारा जो एंजाइम है मैक्रोफेज में पहुंचा। ये हमारे पास मान लो, मैं डायग्राम से सीधे पढ़ाती हूँ। ये जो वायरस है रेट्रो वायरस, ये कवर होता है, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, अंदर इसके आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये रेट्रो वायरस जिसके पास आरएनए प्रेजेंट है वो सबसे पहले इन्फेक्ट करता है मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज क्या करता है, किसके तरह काम करता है, एचआईवी फैक्ट्री की तरह काम करता है। क्योंकि यही क्या करता है, यही बंदा क्या करता है, देखो अब ये क्या करता है, वायरल डीएनए क्या करता है, मैक्रोफेज में जाने के बाद इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लिखा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एक क्या एंजाइम प्रेजेंट होता है जो आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प करता है। आरएनए से डीएनए बनाने में हेल्प किया, अब ये डीएनए बन गया। डीएनए बनने के बाद ही ये हमारे डीएनए से जुड़ जाता है, एंड जैसे जैसे हमारा रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसी तरीके से उसी प्रोसेस में ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वायरस खुद के रेडी कर लेता है। ठीक है, इस केस में तुम यही याद रखना कि मैक्रोफेजेस जो रहता है एक्ट करता है एज अ एचआईवी फैक्ट्री की तरह। क्योंकि अब यही बार बार क्या करता है, बार बार क्या करता है, वायरल डीएनए बनाता है। किससे बनाता है, फ्रॉम आरएनए। आरएनए से ये वायरल डीएनए बनाने में इसका रोल होता है। देखो, तो मैंने सारा ही बता दिया। देखो हुआ क्या कि सबसे पहले मैं बताती हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, एंटर किया मैक्रोफेजेस में, एंटर किया मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस में एंटर करने के बाद ये डीएनए क्या किया, रेप्लिकेट किया, और रेप्लिकेशन के पास वायरल डीएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब ये जो वायरल डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो गया होस्ट के सेल्स के डीएनए के साथ, एंड वहाँ से डायरेक्ट क्या किया, इन्फेक्टेड सेल का फॉर्मेशन करने लगा। अब मैक्रोफेज बार बार इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करा था वायरस को, इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया एचआईवी की फैक्ट्री, एचआईवी की फैक्ट्री। ठीक है, साइमल्टेनियसली इसी के साथ साथ एचआईवी साथ में एंटर करती है हेल्पर टी सेल के पास, जिसमें रेप्लिकेट करता है उसमें भी, एंड वहाँ से भी प्रोजनी वायरस बनाने लगता है। ठीक है, वापस से प्रोजनी वायरस बनते बनते क्या होता है, हमारा जो ब्लड का अटैक है अदर हेल्पर टी सेल्स, हमें जो प्रोजनी वायरस है वो रिलीज होने लगा ब्लड में, एंड वो वापस से अटैक करने लगा हेल्पर टी सेल पे। रैपिडली ये प्रोसेस चलता रहा। इसके साथ साथ करते करते हमारा जो ल्यूकोसाइट का नंबर है काफ़ी कम होने लगा, एंड इन्फेक्टेड जो हमारा जो पर्सन है ना उसका जो ल्यूकोसाइट का नंबर बहुत कम होने लगा। इस पीरियड के टाइम पे जो पर्सन सफ़र कर रहा है उसको फीवर होता है, डायरिया हो जाता है, उसका वेट काफ़ी कम होने लगता है। इस डिक्रीज ऑफ नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल की वजह से वो पर्सन काफ़ी सारे बीमारी को ले लेता है, एंड सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस दैट कुड हैज़ बी अदरवाइज ओवरकम सच अ दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इवन पैरासाइट्स लाइक टोक्सोप्लाज्म।
अब इस फ़ायदा उठा लिया, मजबूरी का फ़ायदा उठा लिया वायरस लोगों ने, क्योंकि पहले जब हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल ठीक था तब तो ये हमारी कुछ नहीं उखाड़ पाते थे। लेकिन जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया, क्यों कमज़ोर पड़ गया? क्योंकि मोस्टली ये जो वायरस होता है ना, हमारे इम्यून सिस्टम पे ही बहुत गंदा सा प्रहार करते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। ठीक है, अब पेशेंट क्या है, इम्यूनो डेफिशिएंस हो गया, इसकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल मर चुकी है। हुआ क्या, अब ये अनेबल हो गया कि इन्फेक्शन से लड़ पाए, एंड फिर बस वही कहानी ख़त्म। लड़ते 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 कितना लड़ेगा कोई, एंड हमारे बॉडी के जब हमारा क्या कहते हैं, हमारी बॉडी की प्यारी सी प्यारी इम्यून सिस्टम जो हमारी रक्षा करता था, सोल्जर था हमारे बॉडी का, वही ख़त्म हो गया, तो हम क्या लड़ पाएंगे? धीरे धीरे करके वो और सारे मैक्रोफेजेस पे अफेक्ट करेगा, बहुत सारे सेल पे, टिश्यू पे, धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएगा। हम एड्स का जो डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं वो एलिसा टेस्ट से करते हैं। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये भी एक डेफिनेशन है, याद रखना। पहला माल्ट का फुल फॉर्म, दूसरा एड्स का फुल फॉर्म, तीसरा HIV का फुल फॉर्म, एंड चौथा एलिजा का फुल फॉर्म। तुमने इतने सारे फुल फॉर्म अभी तक लर्न करने हैं। यहाँ देखो, इसके बाद तुम नाको का फुल फॉर्म याद करोगे, क्योंकि फुल फॉर्म आता है, ठीक है। क्या याद करोगे? नाको का फुल फॉर्म बोलो, नाको का फुल फॉर्म बोलो एवरीवन। देखो, नाको का फुल फॉर्म हो गया नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर नागो से NGO का फुल फॉर्म भी याद कर लेना। बाय द वे NGO का सबको पता होता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन फिर भी नाको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उसमें रेड कलर से मार्क कर रही हूँ। सबसे पहला माल्ट का पूछा जाता है कि कितना योगदान होता है हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन में, तो इसका हमारा 50%। एड्स का तो तुम्हें अक्सर सबको पता होता है। एलिजा टेस्ट डायग्नोसिस का फुल फॉर्म पूछता है, एंड ये नाको का फुल फॉर्म पूछता है। तो ना आए कुछ, लेकिन माल्ट का, एलिजा का और नाको का तो प्लीज़ अच्छे से ही समझ ही लेना, याद ही कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं होता क्या है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हम देखो, एड्स जिसको हो गया ऐसा तो नहीं है कभी ठीक हो पाएगा, नहीं ठीक होता कभी भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, मान लो आज ही मरना है तो तुम 3 दिन और जी सकते हो, उसके लिए हम एंटी रेट्रोवायरस ड्रग रेडी करते हैं। पार्सली थोड़ा इफेक्टिव माना जाता है, ये मरने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन थोड़ा सा हमारे लाइफ के टाइमिंग को बढ़ा देता है, लेकिन प्रिवेंट कभी भी डेथ को प्रिवेंट नहीं कर पाता। ये इनविटेबल का मतलब होता है कि ये एकदम अनिवार्य, कंफर्म ही होता है कि तुम्हें मरना तो है ही, मरना तो है ही, क्योंकि ये हकीकत है। जिसको एड्स हो गया उसे तो मरना कंफर्म ही है, ठीक है। तो ये अनिवार्य बोल सकते हो या कंफर्म बोल सकते हो, कंफर्म ही है, मरना तो तय है। अब देख लो प्रिवेंशन। गाइस देखो, प्रिवेंशन का मतलब वही है कि तुम एड्स से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हो। देखो, ऐसे तो एड्स का कोई क्योर नहीं है, कोई दवा इसकी नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, समझ रहे हो। प्रिवेंशन पहले से ही कर लो तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। मोर एवर HIV का इन्फेक्शन स्प्रेड करता है कॉन्शियस बिहेवियर से, एंड इट्स नॉट समथिंग व्हाट हैपन इवेंटली। निमोनिया की तरह, टाइफाइड की तरह इसका बहुत सिम्टम्स हमें देखने को नहीं मिलता, ये बस अचानक से हो जाता है। इन्फेक्शंस किसकी वजह से होता है? ब्लड का ट्रांसफ्यूशन कर रहे हो न्यू बर्न बेबी को, मम्मी से हो सकता है। प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग की वजह से। द वनली एक्सक्यूज में बी इग्नोर, इट इज़ राइट टू से डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। मरो लेकिन इग्नोरेंस की वजह से नहीं, ठीक है, इग्नोर मत करो, ठीक है। हमारी कंट्री में नेशनल एड्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल, हमारे कंट्री में NGOs एंड नाको, ठीक है, नाको इन द सेंस कि नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल NGOs जो है वो एजुकेट करती है पीपल्स को अबाउट द एड्स,
ठीक है। WHO ने भी स्टार्ट किया था प्रोग्राम्स कुछ, जिसकी बाद उन्होंने HIV इन्फेक्शन के बारे में बहुत सारी प्रिवेंशन बताया था कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने ब्लड को ब्लैंक से सेफली बताया था कि कैसे HIV से हम सेफली ब्लड का ट्रांसफ्यूशन कर पाए, एंड हम जितने भी नीडल्स होते हैं उसको अच्छे से डिस्पोज करें, सीरीज को पब्लिक प्लेसेस में ना करें, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स वगैरह में साफ़ सफाई रखें, साथ में जो भी नीडल्स होते हैं उसको शांति से फेंक दे, एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कॉन्डम का, जिसके बाद जो है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ बच पाए। कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज़र, जितने भी ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए। एडवोकेट सेफ सेक्सेस के बारे में बताया जाए, रेगुलर चेकअप कराया जाए। अगर HIV का अगर लगता है आपको कि HIV हो सकता है आपको, तब इन सारे स्टेप को ले सकते हैं, बताया जाता था। इन्फेक्शन विथ HIV और हैविंग एड इज समटाइम दैट शुड नॉट बी हिडन। देखो, एड्स का जो सिम्टम है, ठीक है, एंड HIV का, वैसा तो नहीं है कि वो छुप जाएगा। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया में पता चलना है कि आपको एड्स हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद स्प्रेड होता है, इन द सेंस कि सिम्टम काफ़ी दिन बाद दिखते हैं, लेकिन है, दिखेगा कभी ना कभी तो दिखेगा। Infection may spread to many more people. HIV/AIDS infection, people need help and sympathy instead of being sunny. उनको सोसाइटी से अलग मत करो। HIV/AIDS जो इन्फेक्टेड पीपल्स होते हैं उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, सिंपैथी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं उनको अलग कर दिया जाए सोसाइटी से। अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज कर लेती है इस प्रॉब्लम को, तो उसको डील करना चाहिए अच्छे मैनर में, ठीक है। चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ डिजीज इंक्रीज मनीफोल्ड। अब जिसको पता चल गया वो थोड़ा सा प्रिवेंशन भी रखे। ऐसा नहीं है कि एकदम मिलजुल जाए, गले मिले मिले खूब ब्लड का, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चांस, अगर फैलने के ज़्यादा डिजीज़ का चांस है, थोड़ा सा क्या हो जाओ, थोड़ा सा सही हो जाओ, अच्छे मैनर में उसकी हेल्प करो। इट इज़ अ मेलेडी दैट ओनली बी अटैकल्ड बाय द सोसाइटी एंड मेडिकेटेड एक्टिंग टुगेदर प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। ठीक है, ठीक है। तो वही है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लो, लेकिन हो जाएगा। तो ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रिवेंशन करना है तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स को अवॉइड करो, एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशन थोड़ा देख लो, साफ सिरिंज से थोड़ा काम करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी गंदी वंदी सिरिंज आप उससे ही इंजेक्शन लगवा ले रहे हो, नहीं, देखो, सही से रखो। एंड कोई भी HIV पॉजिटिव दिखता है तो थोड़ा सा उससे कॉन्टेक्ट से दूर रहो, एंड ये सब देखो, प्रिवेंशन करो। देखो, रेट्रोवायरस क्या होता है, मैं एक बार समझा दूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसके लिए रेट्रोवायरस एक वायरस होता है जिसके अंदर DNA का इन्वेलप होता है, ठीक है। DNA नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ DNA, इसके पास RNA होता है, ठीक है। ये क्या करता है, अब ये वायरल का DNA का कोर है, अब होता क्या है, स्टार्टिंग से देखो। सबसे पहले जो प्रोटीन की कोटिंग है ये हट जाती है, दिख रहा है, प्रोटीन की कोटिंग हट गई। नॉर्मल इन्फेक्ट करता है सबसे पहले मैक्रोफेज पे। मैक्रोफेज में घुसने के बाद ये वायरल जो RNA है, वायरल जो हमारे पास ये दिख रहा है रेट्रोवायरस, ये करता क्या है, ये अपने RNA को DNA में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करता है, एंड अपने क्या करता है, अपने RNA को ये DNA में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। अब DNA में जैसे ही इसका वायरल कन्वर्ट हुआ, अब हमारे यानी होस्ट के जीनोम यानी DNA के साथ जाके ये बाइंड हो जाता है। अब जैसे जैसे ये क्या बन गया, अब ये rDNA बन गया, एक बाहर का DNA ऐड हो गया, एंड साथ में ये हमारा DNA ऐड हो गया, ठीक है। उस DNA के साथ जुड़ करके होता क्या है, ये वापस से अपने ही तरीके से मोर वायरस को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल माने जाते हैं। अब इससे बहुत सारे इन्फेक्टेड अदर जो सेल्स होते हैं, वायरस आ जाते हैं, एंड जा कर के अब किसी अदर सेल को ये इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। सो गाइस, हमने 32 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है एड्स को। इसी तरीके से थोड़ा 30 मिनट्स में हम करने वाले हैं कैंसर को, एंड उसके बाद कुछ सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, एंड ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कैंसर पढ़ने वाले हैं गाइस, क्या पढ़ने वाले हैं, कैंसर। आइए स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है, चलो आ जाओ। कैंसर मोस्ट ड्रीडेड डिजीज़ है। ड्रीडेड का मतलब होता है डरावना,
मतलब इससे मरने में बिल्कुल तय है भाई। ह्यूमन बींग्स का मोस्ट भयानक डिजीज़ है। इससे बहुत सारे मतलब ऑल ओवर द ग्लोब बहुत सारे लोग मरते हैं। मिलियंस के इंडियंस जो रहते हैं इस बीमारी से सफ़र करते हैं, कैंसर से। लार्ज नंबर में लोग मर जाते हैं एनुअली, मतलब पर ईयर। मैकेनिज्म इसका देख ले, अंडरलाइन डेवलप ऑफ कैंसर और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। एक सेल जो रहती है नॉर्मल सेल कैसे ऑन्कोजेनिक सेल में कन्वर्ट हो जाती है। ऑन्कोजेनिक का मतलब होता है वायरल सेल, मतलब कैंसर वायरस सेल। कैंसर कैंसर कैंसरस सेल और टिश्यू ऑन्कोजेनिक। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है, उसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन आवर बॉडी, मान लो हमारे बॉडी में, मान लो क्या, अगर हम बोले तो हमारे बॉडी में जो सेल का ग्रोथ होता है एंड डिफरेंशिएशन होता है हाईली कंट्रोल एंड रेगुलेट मैनर में होता है। इस सेल का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर सेल साइकिल एंड डिवीज़न में हम पढ़ेंगे। सेल साइकिल एंड डिवीज़न वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है, इन कैंसर सेल, कैंसर के सेल में क्या होता है, देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नॉर्मल सेल्स हैव सो प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्ट, सॉरी गाइस नो मजाक, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बट इट्स ओके। ठीक है, आओ पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि थोड़ा सा बीच में रुक गया तो समझ नहीं आएगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, हमारे बॉडी में जो सेल ग्रोथ होता है डिफरेंशिएशन होता है हाईली कंट्रोल मैनर में होता है एंड रेगुलेट, यानी कि बॉडी को पता होता है कितना सेल डिवीज़न करना है, कितने सेल डिवीज़न में रोक देना है, क्या क्या करना है। हमारे बॉडी की सेल हर चीज़ कंट्रोल एंड रेगुलेटेड मैनर में करती है। ठीक है, अब जो सेल डिवीज़न हो रहा है, अगर हम बोले तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें सेल डिवीज़न, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को देखना पड़ेगा। सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। ठीक है, ये क्लास 11th के पढ़ लिया होगा गाइस, जो लोग भी हैं क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक है, सेल बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर था। ठीक है, कैंसर सेल, अगर हम कैंसर सेल की बात करते हैं तो इस कैंसर सेल में जो हाईली रेगुलेट मैनर में सेल को पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वही चीज़ टूट जाती है। देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। रेगुलेटरी मतलब जो ये देख ताकि हमारी सेल कहती है आप सेल डिवीज़न रोक दो, करना है कि नहीं, आगे कैसे बढ़ाएं सेल डिवीज़न, ये सारे जो चीज़ होती है ये रुक जाती है, टूट जाती है। तो अपने आप से सेल डिवीज़न होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, किसी को नहीं पता होता, या कोई रोकने वाला नहीं होता कि अब रोकना पड़ेगा, अब करना है कि नहीं करना, नहीं पता होता। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल सेल्स होती है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है अगर एक सेल बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है भाई, बहुत ज़्यादा, जैसे एक छोटी सेल है, अब ये सेल बहुत ग्रो करने लगी, तो अब ये वाली सेल इसको बोलेगी भाई ग्रो मत कर, मैं छोटा हूँ, इतना ही सेल की ज़रूरत थी, इतने बड़े साइज की ज़रूरत थी, तो इतना बड़ा क्यों हो गया, तो वो इनहिबिट कर देगा, अब भाई रुक जा मत अब बढ़। ठीक है, तो यही होता है, होता क्या है, वर्चुअल ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ सेल्स इन, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है तो एक सेल उसके साथ जुड़ करके उसको इनहिबिट कर देती है कि अब मत ग्रोथ करो। लेकिन कैंसर सेल के पास यही एबिलिटी नहीं होती। क्या लिखा है, कैंसर सेल के पास यही प्रॉपर्टी नहीं होती, ये प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। एज अ रिजल्ट हमें देखने को मिलता है जो कैंसरस सेल्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूस डिवाइड करती रहती है एंड बहुत सारा सेल एक साथ जुड़ जाता है जिसको कि ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर समझ लो गांठ की तरह बन जाता है एक जगह, यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेल बहुत ज़्यादा इतना बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती हैं उस ट्यूमर में बदल जाती है। ठीक है, ट्यूमर के दो टाइप होते हैं, पहला ट्यूमर जिसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, दूसरा ट्यूमर जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। जो बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर थोड़ा सा लाइक
ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू मेनिग्नेंट ट्यूमर ये थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि जो मिनाइन ट्यूमर होता है ना, ये नॉर्मली जहाँ पे हुआ है यहीं पे रहता है, लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर मान लो यहाँ हुआ है तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, मतलब बॉडी के हर फंक्शन में, हर एक स्ट्रक्चर के पास जाके अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर वाला केस होगा तो बॉडी के अलग अलग स्पेस में क्या होता है, कैंसर फैल जाता है। लेकिन बिनाइन ट्यूमर वाले प्लेस पे ऐसा नहीं होता, नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कॉज लिटिल डैमेज। क्या करता है, बिनाइन ट्यूमर जल्दी दूसरों जगह पे नहीं फैलता, जहाँ वो फैला होता है वहीं फैलता है, लिटिल डैमेज करवाता है। लेकिन मेलिग्नेंट ट्यूमर क्या करवाता है, अदर हैंड अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, न्यूओप्लास्टिन या ट्यूमर सेल्स बना देता है। ये जो सेल्स होती है रैपिडली ग्रो करती रहती है, अदर जगह पे भी डैमेज कर देती हैं, नॉर्मल टिश्यू को भी, एंड दिस सेल्स एक्टिवेटेड डिवाइड करती रहती है, ग्रो करती रहती है, एंड नॉर्मल सेल को भी डैमेज कर देती है, एंड वाइटल न्यूट्रिशन पे भी ये कम्पीट करती है। सेल स्लोली फॉर्म, सच ट्यूमर रीच distant side through the blood, and whatever they form a glow lobed, they start a new tumor here. This property called metastasis is the most feared property of malignant tumor. देखो, फियरेस मतलब होता है सबसे डरावना। होता क्या है, होता क्या है, मान लो हुआ क्या, हमारे पास यहाँ पे ट्यूमर हुआ, कौन सा, मिनिग्नेंट, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ट्यूमर हमें यहाँ हुआ। इस मैलिग्नेंट ट्यूमर ने क्या किया, यहाँ पे हुआ, एंड बहुत सारा सेल फॉर्म हो गया, ठीक है, रैपिडली सेल ग्रो करी जा रही है, करी जा रही है। अब ये सेल कुछ टाइम बाद जा कर के यहाँ पे भी सेल ग्रोथ कर देती है, ठीक है, यहाँ पे भी ट्यूमर हो गया, एंड ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र करने के बाद ये यहाँ पे भी हो गया, हमारे आई के पास हो गया, हमारे पैर पे हो गया, हमारे अलग अलग स्पेस में जाके ट्यूमर क्रिएट कर देता है, एंड ब्लड के थ्रू अलग अलग स्पेस में जाके बहुत सारे बॉडी में डैमेज कर देता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टैटिन। क्या कहते हैं, मेटास्टैटिन प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटास्टैसिस प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेटास्टैटिस प्रॉपर्टी कहाँ मिलती है, तो तुम बताओ कि मेलिग्नेंट ट्यूमर में मिलती है। अब देख लो कैंसर के कितने कॉजेस हैं, कैंसर किसकी किसकी वजह से फैलता है। सबसे पहला, नॉर्मल सेल्स क्या करती है, कैंसरस सेल्स में या न्यूप्लास्टिक सेल्स में कन्वर्ट होती है फिजिकली की वजह से। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं कुछ जो एक नॉर्मल सेल को बदल देते हैं कैंसरस सेल में, ठीक है। अब ये याद करना, कैंसर कॉजिंग एजेंट मैंने तुमको एंटीजेंस का, सॉरी एलर्जी का भी सिखाया था, ठीक है। तो कैंसर का मैंने याद किया था, कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या याद किया था, कैंसर कॉजिंग एजेंट कॉल्ड कार्सी, गाइस तुम्हें समझ में आएगा, कॉल्ड कार्सिनोजेंस, ठीक है, कार्सिनोजन, समझ में आ रहा है, ठीक है, कार्सिनोजेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमने देखा कुछ फिजिकल तरीके होते हैं जो पहुंचाते हैं हम, कुछ होते हैं केमिकल तरीके जिससे कि हमें एक नॉर्मल सेल कन्वर्ट हो जाती है कैंसरस सेल में। तीसरा हमारे पास बायोलॉजिकल तरीका होता है, बायोलॉजिकल तरीका इन कुछ एजेंट्स होते हैं, इन्हीं ये सारे क्या हैं, एजेंट हैं, ठीक है, एजेंट्स हैं। अब वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन कैसे कैसे फैलता है, ठीक है। सबसे पहले देखो, आयोनिक रेडियस, आयोनाइजिंग। अब जो ये हमारे पास दिख रहा है ना, फिजिकल, फिजिकल में हमारे पास आ जाता है दो चीज़, पहला हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन, दूसरा हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से फैलता है। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ना, इसमें दो आते हैं, एक एक्स रेज आता है, दूसरा हमारे पास गामा रेज आता है, गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, एंड दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जिसमें यूवी रेज आता है।
तो प्लीज़ इसको रट लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजिंग रेडिएशन, एक्स रेज एंड गामा रेज, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है यूवी रेज, ठीक है। डीएनए डैमेज होता है इसमें, एंड नियोप्लास्टिन ट्रांसफॉर्म में, नियोप्लास्टिन का मतलब होता है कैंसरस सेल में बदल जाता है। केमिकल कार्सिनोजन यानी कि केमिकल कॉजिंग एजेंट की बात करें तो ये टोबैको में होता है। टोबैको स्मोक करते हो आप तो मेजर कॉज होता है लंग कैंसर का, ठीक है। अब कैंसर कॉजिंग वायरस को हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। जो भी वायरस जो रहते हैं कैंसर करवाते हैं उन वायरस को हम ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। इनके पास जीन होता है, इन वायरल जीन को हम ऑन्कोजेनिक जीन भी कहते हैं, या बोल सकते हो वायरल ऑन्कोजेंस। क्या कह सकते हो? वायरल ऑन्कोजेंस। क्या कहोगे? वायरल ऑन्कोजेंस, ठीक है। अब देखो फर्दर मोर कुछ जीन्स होते हैं जो सेलुलर ऑन्कोजिन या फिर प्रोटो ऑन्कोजिन होते हैं। देखो होता क्या है, ठीक है। नॉर्मल एक जीन होती है नॉर्मल, इस नॉर्मल जीन में क्या होता है, काफ़ी सारा क्या होता है, डिवीज़न हो जाता है, ठीक है। क्या लिखा है? सेवरल जीन्स में, मतलब देखो नॉर्मल जीन में भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम सेलुलर ऑन्कोजीन्स कह सकते हैं, या इसी को ही हम प्रोटो ऑन्कोजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल जीन में ही, ये नॉर्मल जीन ही है गाइज, ये सेलुलर ऑन्कोजीन एंड प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल ही जीन्स हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे कंडीशंस आते हैं जिसमें होता क्या है, ये नॉर्मल जो सेल्स होती है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, इन्हीं सब कारणों की वजह से एक्टिवेट हो जाती है, एंड ये क्या करती है, ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाती है, ऑन्कोजिन में कन्वर्ट हो जाती है। अब डायग्नोसिस देख लो किस तरीके से, अगर मुझे कैंसर हो गया है तो कैसे पता चलेगा मुझे कैंसर हुआ है? सबसे पहली चीज़ अर्ली डिटेक्ट करो, मतलब अर्ली डिटेक्शन का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में ही तुम्हें अगर दिख रहा है कोई भी सिम्टम तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाओ कि हमें कैंसर हुआ है। अगर हो पता चल जाता है तो हम आसानी से सक्सेसफुली, मेनी केसेस में होता है कि हम आसानी से इसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। कैंसर डिटेक्ट करने के लिए बायोप्सी टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोप्सी टेस्ट करा सकते हो। बायोप्सी टेस्ट में होता क्या है, ये पहला टेस्ट है। बायोप्सी टेस्ट में होता क्या है, कोई सस्पेक्टेड क्या होता है, टिश्यू, मतलब सस्पेक्टेड का मतलब जहां हमें लगता है यहाँ पे मुझे कैंसर हो गया है, उस सस्पेक्टेड टिश्यू से कुछ सेल्स लेते हैं या टिश्यू काटते हैं, उसको थिन सेक्शन लेने के बाद उसको हम स्टेन करते हैं। स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं, ठीक है। मेनली इसको पैथोलॉजिस्ट देख सकते हैं, इसलिए इसको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। मोस्टली इसको क्या देखते हैं, पैथोलॉजिस्ट देखते हैं। पहला डिजीज़ है क्या, अरे क्या कर सकते हैं हम इसको, डिटेक्शन है बायोप्सी, ठीक है। सस्पेक्टेड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें वो चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। फिर दूसरा देखो कुछ स्टडीज़ में क्या लिखा है, हम बोन मैरो टेस्ट करा सकते हैं। इसमें होता क्या है, बोन मैरो टेस्ट कराते हैं जिसमें हमें, अगर हमें बोन मैरो में क्या मिलता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारे सेल्स बनते हैं। अगर उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि टेस्ट में हमें सेल्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कौन से, ल्यूकोसाइट। देखो सॉरी एवरीवन, जो कैंसर होता है ना, कैंसर में यहाँ लिख लेते हैं, कैंसर में क्या होता है, कैंसर में होता है कि डब्ल्यूबीसी का नंबर जो रहता है वो बढ़ जाता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम एड्स की बात कर रहे हैं या एचआईवी इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें जो डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स का नंबर होता है वो घट जाता है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट, महा इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, प्लीज़ एक बार अच्छे से देख लेना। तो इसीलिए बोल रहा है कि हम बोन मैरो का टेस्ट कराते हैं, जिसमें अगर हमें नंबर ऑफ सेल डब्ल्यूबीसी के बढ़े हुए दिखाई देते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमें क्या हुआ है, कैंसर हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं। रेडियोग्राफी एक्सरे की वजह से होता है। हम सीटी स्कैन कर सकते हैं जिसको कंप्यूटर टोनोग्राफी कहते हैं। हम एमआरआई करा सकते हैं जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम डिटेक्ट करते हैं कैंसर को अपने इंटरनल ऑर्गन्स में देख करके। देखो कंप्यूटर टोमोग्राफी के मतलब क्या होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी से हम क्या कहते हैं, 3D स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को। अगर कुछ भी, अगर हमें बॉडी में कुछ ऐसा लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो हम टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। एमआरआई के थ्रू वही होता है कि हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। इसके साथ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब होता है हम यूवी रेज का यूज़ करते हैं, एंड हम डिटेक्ट करते हैं
कि हमें कैंसर हुआ है कि नहीं। मोस्टली इसको डिटेक्ट करने वाले भी पैथोलॉजिस्ट भी होते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर दिखाई दे रहे हैं हमारे लिविंग टिश्यू में, तो हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैंसर हुआ है। ठीक है, तो हमने देख लिया, हम बायोप्सी करा सकते हैं, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, सॉरी बोन मैरो से हम डिटेक्ट करा सकते हैं, रेडियोग्राफी कर सकते हैं एक्सरे के थ्रू, सीटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है, एमआरआई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एजेंट्स आर ऑल्सो यूज फॉर डिटेक्ट ऑफ कैंसरस सेल। एक ये भी तरीका है। ठीक है, ये तरीका क्या है, एंटीबॉडी का मतलब क्या है, मान लो कोई हमने एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटीबॉडी डाली जो कैंसर के स्पेसिफिक एजेंट्स को क्या कर सकता है, रोकता है। तो अगर हमने हमारे बॉडी में उसको डाल दिया एंड हमारी बॉडी कुछ एक्ट कर रही है उसके इफ़ेक्ट में, मान लो कि हमें क्या किया, एंटीबॉडी डाल दिया, एंटीबॉडी डाल दिया, अगर हमें शक है तो अगर इस पर्सन को कैंसर होगा तो इसकी बॉडी कुछ ना कुछ करेगी, इस एंटीबॉडी को रिएक्ट में कुछ ना कुछ करेगी, इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको कैंसर हुआ है। टेक्निक ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी, मगर मॉलिकुलर बायोलॉजी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन टू इंडिविजुअल एंड विथ हेरिटेज सस्पेक्टेबिलिटी सर्टेन कैंसर। हम क्या जीन्स के थ्रू भी कर सकते हैं कि अगर हमें जीन्स मिल गया है जो कि कैंसर फैलाता है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैंसर हुआ है। ठीक है, हम उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, predisposed at individual certain cancers may be very helpful in prevention the cancer. Such individual may be advised to avoid the exposure of particular carcinogen to which are the susceptible tobacco, मतलब टबाको स्मोक्स वगैरह से दूर रहो वरना कैंसर फैल सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है, हम तीन तरीके से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सबसे पहले सर्जरी करा सकते हैं, रेडियोथेरेपी करा सकते हैं, सर्जरी करा सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इम्यूनोथेरेपी करा सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं रेडियोथेरेपी। मतलब एक चीज़ और लाइन याद रखना, हो सकता है कि हम सर्जरी, रेडिएशन एंड हमारे पास केमियोथेरेपी तीनों एक साथ करा दे, कंबाइंड फॉर्म में करा दे। ठीक है, मोस्टली यही केसेस देखने को मिलता है। ठीक है, होता क्या है इसके, ये देख लो कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, कीमोथेरेपी में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन आती है अल्फा इंटरफेरॉन, तो अब इसको हम सही से ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉमन अप्रोच करो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी हो सकता है, रेडिएशन थेरेपी हो सकता है, या तो इसको हम इम्यूनोथेरेपी से सही कर सकते हैं। अगर हम रेडियोथेरेपी की बात करें तो होता क्या है, ट्यूमर सेल आर इनएक्युलेटेड लेथली, ट्यूमर सेल जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर ट्रेकिंग केयर हमें नॉर्मल टिश्यू का करना है। रेडियोथेरेपी का मतलब होता है हम रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही पावर रेडिएशन का यूज़ करते हैं इसमें। इस रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, हम नॉर्मल सेल्स को हार्म नहीं पहुंचाने देते, जो हमारे पास होता है ट्यूमर मास जो बचा है उसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आजू बाजू के नॉर्मल सेल्स को हम इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाना चाहते, प्रॉपर टेक केयर करते हैं। सेवरल कीमोथेरेपिस्ट, ड्रग्स का मतलब होता है जो केमिकल युक्त ड्रग्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं उसको कैंसरस सेल्स को मारने में, पार्टिकुलरली स्पेसिफिक ट्यूमर्स को ख़त्म कर देता है। लेकिन मेजॉरिटी क्या है, इसके पास ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके बाल पूरे झड़ जाएंगे, आपको एनीमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड की कमी हो जाती है। मोस्ट कैंसर जो रहता है ख़त्म किया जाता है सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी को मिला करके। ठीक है, ट्यूमर सेल्स हैज़ बीन सो टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्टर्बेड बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल्स हैव बीन सोड, अगर ट्यूमर सेल दिख गया है एंड हम अवॉइड कर रहे हैं उसको डिटेक्ट करने में, डिस्टर्बेड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ट्यूमर सेल अगर दिखा है एंड ये सब की वजह से है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम को अगर एक्टिव नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इम्यून सिस्टम पे ही हमारा जो ट्यूमर सेल है वो इफेक्ट कर देता है। लेकिन हम अगर डिटेक्ट कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस पर एक्ट करके ख़त्म कर सकता है। इसीलिए पेशेंस जो रहता है
क्या लिखा है, ट्यूमर सेल्स क्या कर सकता है, डिटेक्ट, अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्टर्ब कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इसके लिए जो हमारा पेशेंट है ना, उसको हम एक सब्सटेंस देते हैं जिसका नाम है अल्फा इंटरफेरॉन। अल्फा इंटरफेरॉन जा करके जो भी इम्यून सिस्टम होता है उसको एक्टिव कर देता है एंड ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। लिखा है ना, एक्टिव कर देता है इम्यून सिस्टम को एंड ट्यूमर सेल्स को ख़त्म करने में हेल्प करता है। तो गाइस हमने यहाँ पे कैंसर सेल्स को भी अच्छे से ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स के बारे में। 53 मिनट्स हो गए हैं 1.5 घंटे के लेक्चर में, ठीक है। 1.5 घंटे के लेक्चर में हम पूरा ही ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास ये जो बचता है, ये जो पोर्शन आफ्टर ड्रग्स प्रिवेंशन वगैरह, ठीक है, यहाँ से ये जो टॉपिक बचता है, ठीक है, या तो ये कर सकते हैं कि इस चैप्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करते हैं क्योंकि पार्ट 4 तक हमें चलाना है। लेकिन ड्रग स्टैंड हमारे पास ये अल्कोहल इस चैप्टर में कंप्लीट, इस टॉपिक में कंप्लीट हो जाता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए ख़त्म ही कर लेते हैं, बहुत बड़ा टाइम तो नहीं बीत रहा हमारा, ठीक है, ख़त्म ही हो जाना चाहिए। सॉरी। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जो मोस्टली एल्डोलेसेंट इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अब देखो, ड्रग्स के अगर तुम आदी हो गए हो, ड्रग्स लिए बिना तुम्हें चैन नहीं आ रहा, पता है ड्रग्स ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। मतलब तुम सोचोगे क्या हुआ, ड्रग्स ही तो ले रहा है, क्या हो जाएगा, नहीं क्या ही बहुत बड़ी थोड़ी फ़र्क थोड़ी पड़ जाएगा, क्या हो सकता है बहुत बड़ा, क्या ही हो सकता है। लेकिन ड्रग्स बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हमारे बॉडी पे, बॉडी के साथ साथ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को भी। ड्रग्स इतना महंगा मिलता है, अगर तुम ड्रग्स के एकदम आदी हो गए हो कि ड्रग्स चाहिए ही चाहिए एंड तुम गरीब हो तो बंदा कहाँ से लेकर के आएगा। ऑफकोर्स बंदा चोरी करेगा, दूसरों के घर से डाका डालेगा एंड ये छोटी मोटी चोरियाँ करते करते बड़ा चोरी करेगा एंड धीरे धीरे करके हमारी बॉडी इस पर नहीं सह पाती, हमारा सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है, सीएनएस ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे करके बॉडी हर चीज़ खो देता है, इसके बाद मौत तो निश्चित ही है। तो ड्रग्स सच में लाइक स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ही खुशी मिलेगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके ये तुम्हारी कैसी खुशियों को तुमसे छीन लेगा, तुम्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। तो ड्रग्स लेना तुम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगेगा, ड्रग्स बहुत अच्छा है, ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, तुम्हारे को ही ये जान से मार डालता है, ठीक है। तो ये देखो, सर्वे के हिसाब से, सर्वे स्टैटिक्स के हिसाब से जो ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ दिख रहा है सबसे ज़्यादा यूथ में दिखाई दे रहा है। मतलब यूथ मतलब होता है कि नॉर्मली कम एज वाले लोग में ही। दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न इट। बहुत ही सोचने वाली बात है ये, ठीक है। इसके रिज़ल्ट में बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। प्रॉपर एजुकेशन ना होना, गाइडेंस ना होना, ये भी हो सकता है, ठीक है, इसका कारण हो सकता है। उनको काफ़ी डेंजर सहना पड़ता है, फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उनको हम थोड़ा सा, अगर कोई बंदा या बंदी क्या करता है, उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, नॉलेज प्रॉपर होती है इस चीज़ के बारे में, तो ऑफकोर्स वो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को सही करने लगेगा या हैव करना सही चाहेगा, ठीक है। ड्रग्स का मोस्टली कॉमन ड्रग्स में आ जाते हैं हमारे पास 3, ओपियोइड, कैनाबिनोइड और कोका एल्कोइड। ओपियोइड, कैनाबिनोइड, गाइस, पेन की वन, कोका एल्कोइड, ठीक है। क्या है, ओपियोइड, कैनाबिनोइड and coca alcohol. Majority of these are obtained from the flowering plant, some of are obtained from the fungi. Mostly इतने जितने ड्रग्स होते हैं ना उसको हम फ्लावरिंग प्लांट से कैरी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम या क्या कहते हैं, फंजई से ऑब्टेंड करते हैं। सबसे पहला ओपियोइड। ओपियोइड एक ऐसा ड्रग है जो बाइंड कर जाता है ओपियाइड का रिसेप्टर जो सीएनएस में प्रेजेंट होता है या जीआईटी में प्रेजेंट होता है। सीएनएस में प्रेजेंट होता है और जीआईटी में प्रेजेंट होता है। जो ओपियोइड ड्रग का जो हमारे पास ड्रग जो रहता है ना उसका रिसेप्टर हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट है और जीआईटी में भी प्रेजेंट है, तो जा करके उसे बाइंड कर जाता है
ठीक है। हीरोइन एग्जाम्पल देख लो ओपियोइड का। हीरोइन को मोस्टली हम स्मैक कहते हैं। केमिकली इसको हम डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, जो एक वाइट कलर का, बिना स्मेल का, बिना टेस्ट का, बीटर क्रिस्टलाइन क्या है, कंपाउंड है। बीटर क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन या कंपाउंड है, वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है हीरोइन, या फिर जिसको हम स्मैक कहते हैं, या हम उसको डाइएसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं। ये जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन होता है तभी ये बनता है। ठीक है। जिसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पॉपी प्लांट से, लैटर ऑफ द पॉपी प्लांट, जिसको कि पपावर सोमनीफेरम कहते हैं। इस प्लांट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है गाइस, पपावर सोमनीफेरम से। ठीक है। जनरली इसको लिया जाता है स्नॉल्टिंग और इजेक्शन से। स्नॉल्टिंग मतलब होता है स्नॉल्ट, ठीक है, सूंघ करके या खींच करके, या इंजेक्ट किया जाता है। हीरोइन एक डिप्रेसेंट है और स्लो करता है हमारी बॉडी फंक्शन को। डिप्रेसेंट का मतलब होता है हमारी बॉडी का जो फंक्शन होता है ना, इसको काफ़ी धीरे कर देता है। डिप्रेसेंट होता है स्लो डाउन कर देता है हमारी फंक्शन को बॉडी के। तो याद रखना। दूसरा हमारे पास आ जाता है क्या, कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत सारे केमिकल से मिलके बना हुआ है। ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से बाइंड करता है, जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है। क्या करता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नेचुरली अगर कैनाबिनॉइड को अगर ऑब्टेंड करना है तो ये ऑब्टेंड होता है इन फ्लोरेसेंस ऑफ अ प्लांट कैनाबिस, कैनाबिस सटाइवा, क्या लिखा है, कैनाबिस सटाइवा से, कैनाबिस सटाइवा से ऑब्टेंड किया जाता है। ठीक है। कैनाबिस सटाइवा से इसको ऑब्टेंड किया जाता है। ठीक है। फ्लावर जो रहता है, टॉप का, लीफ का, रेजिन का, सब कैनाबिस प्लांट का यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग। ठीक है। इसको अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो कैनाबिनॉइड का एग्जांपल है हमारे पास मंजुरियाना, हसीन, चरस एंड गांजा। ठीक है। जनरली ये इनहेल करके लिया जाता है, एंड ओरल, इनहेल मतलब वही इनहेल किया जाता है, या ओरली हम इसको लेते हैं। ओरली इन द सेंस कि हम इसको खाते हैं, इनहेल करते हैं या खा जाते हैं। ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गाइस। सभी इंपॉर्टेंट है, ड्रग्स तो बिल्कुल घोर के पी जाओ क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट करता है। ठीक है। मॉर्फिन का ये डायग्राम देख लेना क्योंकि बोर्ड्स में ये इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास पॉपी प्लांट कैसा दिखता है, ओपियम पॉपी, ये देख लेना। ठीक है। फिर देखो तीसरा कैनाबिनॉइड का स्ट्रक्चर। ठीक है। बस एक तरीके से देख लेना कि ये किस तरीके का दिखता है, एंड देख लो कैनाबिस सटाइवा का जो लीफ है किस तरीके का दिखता है। ठीक है। ये देख लो। अब कोका एल्कोइड आ जाता है, जिसको कोकेन भी कहा जाता है। ये कोका प्लांट से आता है, जिसका पूरा नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से आता है। ठीक है। ये नेटिव ऑफ सदर्न अमेरिका, साउथ अमेरिका का मतलब है कि कहाँ से आता है, नेटिव ऑफ द साउथ अमेरिका से आता है। इस ये करता क्या है, ये जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको ये अफेक्ट करता है। कहाँ करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है, जहाँ से डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन पास करता है। उसकी वजह से कोकेन को स्पेशली और किसी नाम से जाना जाता है, जिसको कोक या फिर क्रैक भी कहते हैं। यूजली इसको स्नॉट करके लिया जाता है, इसको सूंघ करके लिया जाता है। ये पोटेंशियल करता है, क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, सेंस ऑफ इफोरिया, खुशी का माहौल दिखाता है, एंड हमारी एनर्जी को भी बढ़ा देता है। एक्सेसिव अगर ज़्यादा कोकेन का यूज़ कर रहे हैं तो हमें हेलुसिनेशन हो जाता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है हमारी सद्बुद्धि पूरी ख़त्म हो जाती है, हमें लगता है सब जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी मिलने लगती है। एंड अदर वेल नोन प्लांट जो हेलुसिनेशन करवाता है उसका नाम है एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, एट्रोपा बेलाडोना या धतूरा। ठीक है। इन दिनों क्या है, कैनाबिनॉइड का यूज़ बहुत सारे स्पोर्टमैन भी कर रहे हैं क्योंकि इससे एनर्जी भी बढ़ती है। ड्रग जैसे कि बारबिटूरेस, एम्फेटामिन, बेलोडिनिन, जो अदर सिमिलर ड्रग्स होते हैं वो नॉर्मली मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, तो याद ये कर लेना, इंपॉर्टेंट आ गई है। ठीक है। इन सारे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है एज अ मेडिसिन। ठीक है। इसको याद कर लेना। ठीक है। फिर क्या आता है, मेंटली इल हो, डिप्रेशन में हो, इंसोम्निया हो रहा है
तो ये यूज़ किया जाता है उनके लिए। मॉर्फिन जो रहता है इफेक्टिव सेडेटिव पेन किलर भी माना जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मॉर्फिन को एज अ पेन किलर माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, वेरी यूज़फुल भी माना जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि अगर सर्जरी में कोई पर्सन गया है तो उसको दर्द ना हो उसके लिए उसका मॉर्फिन दिया जाता है। सेवरल प्लांट जैसे फ्रूट सीड्स हैविंग हेलोसिनेशन प्रॉपर्टी होती है, जो कि 100 से ऐसा यूज़ करते हमें दिखाई देते हैं। फोल्क मेडिसिन भी इसी से बनाए जाते हैं, कुछ सेरेमनीज होते हैं उसमें रिचुअल्स में भी खाए जाते हैं, ठीक है। ये जो होता है इसका पर्पस ये होता है कि मेडिसिन की तरह यूज़ किया जाए, एंड ज़्यादा अमाउंट लेने के बाद क्या होता है हमारी फिजिकल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, साइकोलॉजिकल फंक्शन भी ख़राब हो सकती है, एंड हम धीरे धीरे करके ड्रग अब्यूज़र बन सकते हैं। अगर हम स्मोक कर रहे हैं, स्मोक करने के बाद क्या होता है तंबाकू तो लगता है मुझे 400 साल से लोग खाते आ रहे हैं, ठीक है। इसको स्मोक किया जाता है, स्मोक करेंगे, लेकिन तंबाकू के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है। निकोटीन एक एल्कोलॉइड है। निकोटीन क्या करता है हमारे जा करके हमारे क्या कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस पे जाके इफेक्ट करता है, जो कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन रिलीज करवाता है ब्लड के अंदर में। ब्लड के अंदर रिलीज कराने के बाद क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर जो रहता है वो बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी हार्ट रेट बढ़ जाती है। स्मोकिंग के थ्रू क्या होता है, क्या मतलब स्मोकिंग अगर कर रहे हो बहुत ज़्यादा तो उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं लंग्स में, ठीक है, स्मोकिंग में। तो हाईलाइट्स कर सकते हो ब्लड प्रेशर वगैरह, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो चीज़ याद कर सकते हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर इससे इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद ये देखो कि यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट्स वगैरह में भी कैंसर हो, ब्रोंकाइटिस एम्फीसेमा हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है। तो स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस होता है। टोबैको च्यूइंग करने के बाद हमें क्या होता है हाई रिस्क होता है कैंसर का, ओरल कैविटी हो सकती है। स्मोकिंग अगर ज़्यादा कर रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो अमाउंट है हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, इसके कंटेंट बढ़ने के बाद हमारे ब्लड में भी बढ़ जाता है। ब्लड में बढ़ने के बाद क्या होता है हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन बाइंड होता था उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम हो जाता है, इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम एक एक बाय कर रहे हैं एक पॉकेट सिगरेट, कैन नॉट बी मिस ऑफ द सैनिटरी वार्निंग, अगर देख रहे हो उसमें तो आपको देखा होगा कि उस पर वार्निंग दी होती है, अगर उनसे इंजेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्मोकिंग प्रिवेंटेड बाय सोसाइटी बोथ अमंग द यंग ओल्ड, नोइंग द डेंजरस स्मोकिंग होती, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, एडिक्टेड नेचर पे हो जाते हो, ओल्ड नीड टू अवॉइड करना चाहिए, एंड एडिक्ट रिक्वायर्ड काउंसलिंग, अगर हो भी गया तो आप काउंसलिंग के थ्रू कम करवा सकते हो गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम यहाँ पे अब एडोलेसेंट और ड्रग्स अल्कोहल को कंप्लीट कराएंगे।